नमस्कार, मनी गुरु देख रहे हैं यहाँ पर आपके साथ मैं हूं स्मिता रशल। अगर आप भी अब तक ये सोचते आ रहे हैं कि पोर्टफोलियो में अगर ज्यादा म्यूचुअल फंड जोड़ेंगे तो ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन आपको मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। कई बार अलग अलग एएमसीज के स्कीम्स में एक ही तरीके की कंपनियों और सेक्टर्स को दोहराया जाता है और इससे फंड्स के बीच में ओवरलैप होता है और इससे आपका जो निवेश है वो डाइवर्सिफाई नहीं होता। तो कैसे पहचानेंगे आपकी असली डाइवर्सिफिकेशन क्या है और कितने फंड्स आपके लिए काफी हैं आपके पोर्टफोलियो में, और कैसे सही चॉइस से आप बना सकते हैं एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो, जानेंगे आज के हमारे इस शो में। हमारे साथ है आनराटी वेल्थ के डायरेक्टर ऋषिकेश पालवे, साथ ही कंप्लीट सर्कल वेल्थ के सीईओ क्षितिज महाजन भी हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले ऋषिकेश के पास चलते हैं। ऋषिकेश, सही मायने में बताइए कि डाइवर्सिफिकेशन का सच क्या है, क्योंकि हर कोई ये कहता है ना कि पोर्टफोलियो आपका डाइवर्सिफाई होना चाहिए, उसमें अलग अलग तरीके के आपको फंड मार्केट, अलग अलग मार्केट कैप के, अलग अलग स्कीम्स के, अलग अलग एएमसीज के फंड होने चाहिए। लेकिन यहाँ तो वो सब लेने के बाद भी जो दो लेवल का डाइवर्सिफिकेशन होता है उसमें से एक लेवल तो लोगों से मिस ही हो जाता है। तो कैसे करें सही डाइवर्सिफिकेशन? स्मिता जी नमस्ते, और सारे दर्शकों को नमस्ते। तो आपने बहुत सही फरमाया कि डाइवर्सिफिकेशन के नाम पे हमें लगता है कि अगर हमने बहुत सारे फंड्स में निवेश कर दिया तो इसका मतलब यह है कि अच्छी खासी डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगी। लेकिन क्या यह सच है? शायद नहीं। क्यों कह रहा हूं मैं ये? क्योंकि जब आप इक्विटी में निवेश करते हो तो केवल 2500 से 2800 स्टॉक ट्रेड होते हैं बीएसई और एनएसई पे। अगर ये मामला है तो हमको इवेंचुअली देखना है कि हमारा स्टॉक एक्सपोजर क्या है। ये जरूरी नहीं कि हमने कितने फंड्स में निवेश किया है, अंडरलाइंग स्टॉक्स में कितने निवेश किया है ये बहुत महत्वपूर्ण है जानना। जस्ट बिकॉज आपने बहुत ज्यादा फंड्स में निवेश कर लिया तो आपका डाइवर्सिफिकेशन हो गया है, ये शायद सोचना गलत है। एक उदाहरण के तौर पे बताना चाहता हूँ कि समझो एक निवेशक ए है और दूसरे निवेशक बी है। निवेशक ए ने 25 स्कीम्स में निवेश किया, निवेशक बी ने केवल 5 स्कीम्स में निवेश किया। लेकिन ये पाया गया कि टॉप एक्सपोजर जो है स्टॉक्स का, जो निवेशक ए का है वो 30 स्टॉक्स के करीबन है और दूसरे निवेशक का करीब 25 से 30 वही स्टॉक्स में। तो इवेंचुअली एक्सपोजर तो वही 25-30 स्टॉक्स का हो गया। आप भले 25 फंड्स में डालो या 5 फंड्स में डालो, तो आपको ये देखना बहुत जरूरी है कि आपके स्टॉक्स, अंडरलाइन स्टॉक्स क्या है। सबसे पहली बात तो ये है। दूसरे आपने कहा एएमसी लेवल एक्सपोजर, ये देखना भी बहुत जरूरी है कि आपने वही एएमसी में कई सारे फंड्स डाले या अक्रॉस एएमसी डाले हुए हैं। क्यों कह रहा हूं मैं? हर एक फंड मैनेजर की निवेश करने की एक स्टाइल होती है और उसको अपनाना बहुत जरूरी होता है। तो अक्रॉस एएमसी अगर आप डाइवर्सिफाई करोगे तो बहुत अच्छा होगा। और तीसरी चीज, कैटेगरीज। 2018 में सेबी ने करीबन 13 कैटेगरीज का चुनाव किया था और उसमें भी डाइवर्सिफिकेशन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर वहां पे आप डाइवर्सिफाई करते हो तो आपका जो मेन ऑब्जेक्टिव या एक लक्ष्य होता है वो हासिल करने की गुंजाइश बढ़ जाती है। क्या होता है वो लक्ष्य? कि एक 2 से 3% का अल्फा जनरेट हो सके। तो इसकी वजह से कैटेगरी लेवल पे डाइवर्सिफिकेशन करना जरूरी है। तो कंक्लूजन में ये कहना चाहूंगा कि ये जरूरी नहीं है आपने कितने फंड्स में निवेश किया है, आपका अंडरलाइंग एक्सपोजर ऑफ स्टॉक्स क्या है, आपका अंडरलाइंग एक्सपोजर ऑफ कैटेगरीज क्या है, आपका अंडरलाइंग एक्सपोजर ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है। तो इस अगर वहां पे डाइवर्सिफिकेशन करोगे तो बहुत अच्छी बात है। जस्ट बिकॉज आपने बहुत सारे फंड्स में निवेश कर लिया तो बहुत डाइवर्सिफिकेशन होना ये शायद गलत सोचना होगा। अब हमारे साथ शो में क्षितिज भी हो चुके हैं शामिल, तो उनके पास भी चलते हैं। क्षितिज, अक्सर हमारे पास मेल के जरिए सवाल आते हैं। अच्छा, मैं ये हर बार इसलिए रिपीट करती हूँ ताकि लोग ये सुन के भी कम से कम आगे से फंड्स अपने पोर्टफोलियो में कम रखें। तो अक्सर जो हमारे पास सवाल आते हैं, कई बार आप बिलीव नहीं करेंगे, हम उन सवालों को हम उन फंड्स को छोड़ भी देते हैं। 20-20, 30-30 फंड होते हैं एक एक पोर्टफोलियो में, और उनको ये लगता है कि जितना ज़्यादा फंड ले लिया उतना अपने जो पोर्टफोलियो का रिस्क है उसको कम कर लिया, उतना अच्छा मुझे रिटर्न मिलेगा, खूब अच्छा डाइवर्सिफाई मेरा पोर्टफोलियो हो गया है। ये कितना बड़ा मिथ है क्षितिज? तो स्मिता, बेसिकली रादर देन बाइंग 20 फंड्स या आप 25 फंड ले रहे हैं, आप एनएससी 500 या बीएससी 500 का इंडेक्स फंड ले लीजिए। क्योंकि होता क्या है कि एवरी टाइम आपको लगता है मैं जितना ज्यादा डाइवर्सिफाई करूंगा उतना मेरे लिए बेटर है। डाइवर्सिफिकेशन का एक बड़ा एलिमेंट जो होता है ना, वो कोरिलेशन होता है आपका, कि आप जब डाइवर्सिफाई कर रहे हैं वो कितने फंड्स आपस में कोरिलेटेड हैं, कोरिलेशन रेशो क्या है उनका। दूसरा जो एक बड़ा बेनिफिट होता है वो ये होता है कि दैट कि एक स्टेज तक आप डाइवर्सिफाई करते हैं, उसके बाद आप ओवर डाइवर्सिफाई कर देते हैं। एक स्टडी हुई है, मैं आपको देखिए, म्यूचुअल फंड में भी अंडरलाइंग स्टॉक्स होते हैं, और इन स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट के थ्रू आप एक पूल ऑफ इन्वेस्टमेंट
में जो पैसा आता है वो डिप्लॉय करते हैं, एंड फंड मैनेजर अपने रिसर्च टीम के साथ उसको मैनेज करता है। पर एक स्टडी है कि अगर आप 30-35 स्टॉक तक आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 90% आप जो है आप रिस्क जो है उसको डाइवर्सिफाई कर देते हो, जो कंट्रोलेबल रिस्क है आपका बेसिकली। अब जैसे आज जो ईरान में हो रहा है यूएस के साथ, या कल को कुछ एस्केलेशन इंडिया में आ जाए, या एफटीएसआई नहीं हुआ, तो इनमें इनमें जो इनमें आपका कंट्रोल नहीं है। जो कंपनी स्पेसिफिक रिस्क है वो 30-35 स्टॉक में डाइवर्सिफाई हो जाता है। नाउ कमिंग बैक टू आर, हमारा जो थॉट प्रोसेस है कि आप कह रहे हैं कि आपने 20 फंड ले लिए, तो आप 20 डिफरेंट स्टाइल ढूंढ रहे हैं। आप 20 डिफरेंट स्टाइल ढूंढ रहे हैं, उन्हीं में ओवरलैपिंग कितनी हो रही है? मान लीजिए एक एक्स फंड है, वाई फंड है, अगर आप दोनों को कंपेयर करते हैं, उसी में अगर 40% पोर्टफोलियो सेम है, तो आप दोनों फंड में उन्हीं स्टॉक्स के लिए फीस पे कर रहे हैं। तो इधर भी फीस पे कर रहे हैं, उधर भी फीस पे कर रहे हैं। एक तो वो डाइवर्सिफाई नहीं हो रहा, उल्टा आपका एक्सपेंस ऑफ कॉस्ट ऑफ फंड जो है वो बढ़ रहा है, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो बढ़ रहा है। आई थिंक मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ जो ऋषिकेश भाई ने बोला कि दैट एक लिमिट तक आप फंड जो है अपने अपने पोर्टफोलियो में रखें। जहां वो ज्यादा हो जाता है तो वहां पे वो पोर्टफोलियो के रिटर्न बढ़ाए ना बढ़ाएं, लॉन्ग टर्म में कम जरूर कर सकते हैं। हाँ, कल को आपने सेक्टोरल एक्सपोजर लिया तो बात अलग है, समझ आता है, अदरवाइज नहीं है। अभी अभी एक ही तरह के आपने 4 फंड अगर ले लिए, तो इट्स लाइक आपने आपने एक ही बस की 4 सीटें बुक कर ली है, पर आपके पास कोई और वाहन तो ऑप्शन नहीं है। अब कुछ उस बस को अगर हो जाता है, पर आपके पास एयर का या मेट्रो का या कोई बस ट्रेन का या उबर का ऑप्शन नहीं है, देन उसका बेनिफिट नहीं है। सो अगर आप करना ही चाहते हैं तो एक तो जहाँ पे आपका डिफरेंट कैटेगरी ऑफ फंड्स हो उसमें डाइवर्सिफाई करें, और लिमिटेड नंबर ऑफ फंड्स रखें। बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश यहाँ पर की, लेकिन अब हम थोड़ा फंड्स के नाम लेकर समझने की कोशिश करते हैं। उससे होगा ये कि लोगों को एकदम डायरेक्ट समझ में आएगा कि उनको कहा क्या जा रहा है। तो सबसे पहले मैं आपके पास आती हूँ ऋषिकेश। मान लीजिए मेरे पोर्टफोलियो में एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड है, एचडीएफसी का फ्लेक्सी कैप फंड है, आईसीआईसीआई प्रू का डिविडेंड यील्ड फंड है। तो क्या मेरा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई हुआ? क्या मैं मिथ में जी रही हूँ या वाकई ये सच्चाई है? बहुत ही उम्दा सवाल है ये कि आपके पास ये 3 फंड्स है और ये 3 फंड्स ने आपने काफ़ी अच्छी चुनाव की है। लेकिन ये कहना चाहूँगा अक्रॉस दीज 3 फंड्स अगर आपके पास समझो 300 रुपये है, आपने 100 रुपये हर एक फंड में डाले, तो आप उसका अगर डिराइव्ड एक्सपोजर तो देखोगे तो आपको ये पाया जाएगा कि 25 से 30% आपका जो पैसा है वो एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, रिलायंस और इन्फोसिस, इन इन 5 कंपनीज में आपको निवेश किया हुआ पाओगे आप। तो कहने का मतलब ये है कि इन तीनों फंड में निवेश करने के बाद आपका 25 से 30% ये 4 से 5 कंपनीज में इन्वेस्ट हुआ है। और अगर आपने एक ही फंड भी चुनाव करते तभी जाके आपका 25 से 30% इन्हीं कंपनीज में निवेश होता। तो कहने का मतलब ये है कि जस्ट बिकॉज आपने 3 फंड्स में डाले हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपके अलग अलग कंपनीज का चुनाव होगा और वहां पे निवेश होगा। ऐसे नहीं होता है, उसका टॉप होल्डिंग्स देखना बहुत जरूरी है। और ये जानकारी आपको कहाँ मिल सकती है? जानकारी आपको फैक्ट शीट से मिलती है। हर महीने हर एएमसी अपने हर एक स्कीम की एक फैक्ट शीट पब्लिश करती है। उस फैक्ट शीट को अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कौन से उसके टॉप होल्डिंग से कहाँ निवेश हुआ है। वो स्टडी करना बहुत जरूरी है। एक बार वो स्टडी कर लोगे फिर उसके बाद आपको डाइवर्सिफिकेशन करना है तो आप अच्छी तरह से कर पाओगे। तो मैं केवल इतना कहना चाहूँगा कि आप जब निवेश करते हो तो फैक्ट शीट स्टडी कीजिए, टॉप होल्डिंग्स क्या है वो देखिए, फंड मैनेजर की इन्वेस्टमेंट स्टाइल क्या है वो देखिए, तब जाके आप निवेश कीजिए। जस्ट बिकॉज 3 फंड्स में निवेश कर दिया इसका मतलब ये नहीं कि आपके डिफरेंट स्टॉक का एक्सपोजर हो गया। स्टॉक्स तो केवल वही है जहाँ पे एक्सपोजर बढ़ रहा है आपका। अब जाके लोगों को बात अच्छे से समझ में आई होगी। अब क्षितिज सेम एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगी। मान लीजिए मैंने अपना पोर्टफोलियो बनाया जिसमें मैंने 3 लार्ज कैप ले रखे हैं। मेरे पास मिराई का लार्ज कैप है, मेरे पास एचडीएफसी टॉप 100 फंड है, मेरे पास निपॉन लार्ज कैप फंड है। मुझे लग रहा है कि तीनों अलग अलग एएमसीज के हैं, तो मेरे पास पूरा फुल डाइवर्सिफिकेशन भी है और अच्छा खासा लार्ज कैप है, तो मेरे को रिस्क भी नहीं होगा पोर्टफोलियो में। अब मुझे बताइए क्या यहाँ भी मैं मिथ में जी रही हूँ या ये सच्चाई है? लाइटर नोट, जिस तरह से लार्ज कैप की पिटाई हो रही है, डर आजकल लार्ज कैप से ज्यादा लग रहा है। करेक्ट। आज एचडीएफसी बैंक का था, पर ये सिर्फ एक ऑन लाइटर नोट हमने बात करी है। ऋषिकेश भी हंस रहे हैं कि हम तो सबको सेफ साइड पे लेके जाते हैं थोड़ा सा मिक्स करने के लिए, बट ये छोटे खिलाड़ी ज्यादा अच्छा कर रहे हैं इस समय, मिड और स्मॉल। तो हैविंग सेड दैट, सेबी का एक रेगुलेशन है दैट लार्ज कैप फंड्स में आपको 80% पोर्टफोलियो टॉप 100 में रखना पड़ेगा।
जो तीनों फंड्स की आपने बात करी है मेरे से, तो अगर तीनों फंड्स का अगर आप पोर्टफोलियो थ्रिफ्ट देखते हैं, उसमें 80 से भी ज्यादा, इनफैक्ट कुछ पोर्टफोलियो 84% लगा आपका टॉप 100 स्टॉक्स में। तो मेरे है HDFC है, निपॉन है, तीनों फंड्स में ओवरलैप 64 to 72% के बीच का है। तो आपने अपनी तरफ से एक अच्छा पोर्टफोलियो बना लिया है, और वो निफ्टी कंपनी में फर्स्ट ऑफ ऑल इन्वेस्ट कर रहा है। निफ्टी कंपनीज में इन्वेस्ट करने का वो आपका इकोनॉमी का रिफ्लेक्शन है, पर उसमें IT से लेके हर तरह के सेक्टर्स हैं जो अभी अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। तो आपका पोर्टफोलियो भी अंडर परफॉर्म कर रहा है। यही वो कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है मिड और स्मॉल कैप के साथ, क्योंकि बाय रेगुलेशन 80% तो टॉप 100 स्टॉक्स में ही है, तो आपका रिटर्न भी नहीं आ रहा है। तीसरा, जो न्यू एज बिजनेस है या बियॉन्ड 100 कंपनीज है जो आने वाले टाइम में निफ्टी में आ रही है, उसका मेन बेनिफिट आप नहीं ले पा रहे। निफ्टी के में आने के बाद कोई कंपनी अगर 5 लाख या 10 लाख करोड़ की है, वो एक मल्टीपल में ग्रो कर सकती है। पर अगर कंपनियां थोड़ी छोटी होती हैं, स्कोप फॉर देम टू ग्रो फास्टर वो ज्यादा अच्छा होता है। तो जो हम हमेशा बोलते हैं 50-30-20 का रूल आपका, एक तो उसमें आप जो है 75-80 में भी मोर देन 80% आप लार्ज कैप में आ गए हैं। सो आई थिंक ये स्ट्रेटजी से अच्छा बेटर ये रहेगा कि आप एक इंडेक्स फंड लें। मैं हमेशा बोलता हूँ लार्ज कैप की जगह इंडेक्स फंड बेटर है, क्योंकि इंडेक्स फंड आपका कम कॉस्ट पे आता है। दूसरा, इंडेक्स फंड आपका गिवन अगर निफ्टी 50 लिए 50 स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेगा, नेक्स्ट निफ्टी 50 लिए वो नेक्स्ट 50 में करेगा। उसमें भी मैं बोलूंगा नेक्स्ट 50 ले, जिनकी ग्रोथ ऑफ स्कोप ऑफ ग्रोथ जो है वो बेटर है। तो उसमें आपका कॉस्ट कम हो गया, और कॉम्प्लीमेंट्री साथ में आप एक फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप फंड ले लें, या लार्ज मिड कैप फंड ले लें अगर आपने प्योर स्मॉल मिड कैप नहीं लेना। उसमें आपके पास मिड और स्मॉल कैप का एक्सपोजर बाय वर्च्यू ऑफ फ्लेक्सी एंड मल्टी कैप एंड लार्ज मिड कैप आ गया। आई थिंक वो स्ट्रेटजी बेटर रहेगी। तो ये आपने अच्छे से एग्जाम्पल के तौर पर समझाया, आगे और भी एग्जाम्पल से आपसे समझेंगे, लेकिन अब लोगों के मन में सवाल ये आ रहा होगा कि हर तरीके से तो आप लोगों ने समझा दिया, तो फिर ये भी बता दीजिए कि डाइवर्सिफिकेशन सही मायने में होता कैसे है। ये आप ऋषिकेश ज़रा समझाइए लोगों को कि कैसे वो माने कि उनका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई है, या कैसे अगर नहीं है अभी तो कैसे बना सकते हैं। जी बिल्कुल, और मैं सहमत हूँ जो क्षितिज जी ने कहा कि जो आपको अगर इन्वेस्ट करना है तो एक कॉम्बिनेशन करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन कॉम्बिनेशन की ओर हम जाएंगे उससे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, जब आप चुनाव करते हैं म्यूचुअल फंड्स का, तो सबसे पहली बात तो आपको आपका लक्ष्य निर्धारित करना बहुत ज़रूरी है। क्या होना चाहिए लक्ष्य जब आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में निवेश करते हो? एक एब्सोल्यूट रिटर्न टारगेट लेके नहीं चल सकते हो, आपको एक रिलेटिव रिटर्न टारगेट लेके चलना होगा। रिलेटिव रिटर्न टारगेट का मतलब ये होता है कि मार्केट या निफ्टी जितना भी दे उसके ऊपर आपको 2 से 3% ज़्यादा कमाना है, जिसे हम अल्फा कहते हैं। तो ये आपका लक्ष्य होना चाहिए जब आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में निवेश करते हो। स्टेप 2 में आपको देखना चाहिए कि जब आप चुनाव कर रहे हो कैटेगरीज का, तो वहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने पहले की भी कहा कि 2018 में सेबी ने करीबन 13 कैटेगरीज का चुनाव किया था। अब इन 13 कैटेगरीज में से आपको 8 से 9 कैटेगरीज का चुनाव करना है जहाँ पे अल्फा बनने की गुंजाइश बहुत ज़्यादा है। तीसरा स्टेप आपको ये देखना है कि आपका मार्केट कैपिटलाइजेशन कैसा है। तो वहाँ पे आपको देखना होगा कि आप, जैसे क्षितिज जी ने कहा 50-30-20, शायद 50-25-25 भी कर सकते हो, लेकिन अधिकतर पैसा जो है वो लार्ज कैप में जाना चाहिए, क्योंकि एक स्टेबिलिटी लेके आता है, जैसे क्षितिज जी ने भी कहा। और मिड कैप और स्मॉल कैप में करीबन 25-25% अगर आप निवेश करते हो तो अल्फा बनने की, निफ्टी के ऊपर अल्फा बनने की गुंजाइश बढ़ जाती है। चौथे पड़ाव पे आपको देखना चाहिए कि एएमसी लेवल एक्सपोजर क्या है। एक ही एएमसी में डालने की वजह से इन्वेस्टमेंट स्टाइल में डाइवर्सिफिकेशन नहीं होगा, फंड मैनेजर में डाइवर्सिफिकेशन नहीं होगा, क्योंकि सीआईए तो एक ही है। तो इन्वेस्टमेंट स्टाइल्स अपनानी होगी, अलग अलग इन्वेस्टमेंट स्टाइल्स अपनानी होगी, अलग अलग फंड मैनेजर्स के द्वारा निवेश करना होगा। करीबन 45 से 46 एएमसीज है। आपको चुनाव करना है टॉप 11 to 12 एएमसीज का, जहाँ पे आपको निवेश करना है। तो ये सारे प्रकार के अगर आप डाइवर्सिफिकेशन कर लेते हो तो एक अच्छा वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्टॉक एक्सपोजर क्या है आपका। क्या आप सारे स्टॉक्स में निवेश कर रहे हो, अलग अलग स्टॉक्स में निवेश कर रहे हो? ये इसकी भी पढ़ाई करनी बहुत ज़रूरी है, एक स्टडी करना ज़रूरी है जिससे पहले आप निवेश करो। तो ये 5 से 6 पड़ाव है। अगर आपने इसका एक्सेप्टेंस कर लिया और पढ़ाई कर ली तो अल्फा जनरेट होने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई हो जाती है। बिल्कुल, तो अब लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि डाइवर्सिफिकेशन बेसिकली असल में होता कैसे है। लेकिन थोड़ा और आगे बढ़ेंगे जब शो में, तो कुछ और एग्जाम्पल्स इसको समझने की करेंगे कोशिश, थोड़ा और डीप एनालिसिस करेंगे इसका। लेकिन अभी रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर। और ब्रेक
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। डाइवर्सिफिकेशन का सच क्या है, यही जानने की आज कर रहे हैं हम कोशिश। हमारे साथ ऋषिकेश पालवे और क्षितिज महाजन लगातार बने हुए हैं। अब क्योंकि हम कुछ एग्जाम्पल से समझ रहे थे, तो एक और एग्जाम्पल जो मेरे दिमाग में ब्रेक के दौरान आया और बहुत पॉपुलर फंड्स का आया, क्योंकि हम अक्सर ये देखते हैं कि किसी को भी फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्ट करना हो क्षितिज, तो उनको एक ही नाम आता है, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में कर दो या एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप में कर दो। अब क्या मान के हम चलें कि हमको ये लग रहा है कि मैंने तो दोनों ही चलो ले लिया मैं, लेकिन फ्लेक्सी कैप तो हुआ, लेकिन है तो अलग अलग एएमसी का, ये सोच के मैंने दोनों ही ले लिया कि दोनों से बहुत अच्छा रिटर्न बन जाएगा मेरा, क्यों एक भी मौका मैं छोड़ूं रिटर्न गंवाने का। तो क्या मैंने यहाँ समझदारी दिखाई या मैंने अपने पोर्टफोलियो में डुप्लीकेशन कर लिया? स्मिता, दोनों ही बहुत बड़े फंड हैं। पराग पारिक कोई 1.25 लाख करोड़ का है, एचडीएफसी 82,000 करोड़ के आसपास का है, 2 लाख प्लस के टोटल एसेट मैनेज करते हैं। यू बी सरप्राइज, दोनों के पास 14 स्टॉक्स जो हैं वो यूनिक हैं, उस साइज पे 14 स्टॉक्स यूनिक हैं। पराग पारिक के पास कोई 44% का एलोकेशन है जो एचडीएफसी जैसा है, और एचडीएफसी के पास कोई 22, 24, 25% का एलोकेशन जो है विच इज ओवरलैपिंग, जो अपने आप में एक तो एक आपको कॉमन स्टॉक्स पे डबल कॉस्ट देने के लिए मजबूर कर रहा है। दूसरा आप ओवर डाइवर्सिफाई हो रहे हैं, डाइवर्सिफाई नहीं हो रहे हैं, बिकॉज रादर हैविंग सम अदर फंड विद सम अदर स्टॉक्स, आप सेम स्टॉक्स को ही अपना रहे हैं। आई थिंक फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में आप एक फंड रखें, और उसमें भी मैं कहूँगा अगर रखना ही है दूसरा, तो एक कम साइज का फंड रखें, बिकॉज एट दैट साइज मैनेज करना भी आसान नहीं है। इंडिया में अब काफी फंड हैं जो साइज पे जा रहे हैं, बट आई थिंक लेट्स टेक फॉर एग्जांपल कोई 5% का एलोकेशन में लेना है तो आपको 5-6 हज़ार करोड़ का एलोकेशन लेना पड़ेगा एक 1,20,000 करोड़ के फंड पे। तो माई सेंस इज आई थिंक दोनों फंड जो हैं बहुत अच्छे फंड्स हैं, पर अगर आपको चूज ही करना है तो उनमें से कोई भी एक फंड रखें, ताकि आपकी ये यूनिकनेस जो कॉमन चीजें आ रही हैं वो नहीं आए, और आप किसी और फंड के थ्रू और स्टॉक्स के थ्रू कॉम्प्लीमेंट करें आपके एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो को। बिल्कुल ऋषिकेश, डाइवर्सिफिकेशन दो लेवल पे होता है, लेकिन जो मासूम इनोसेंट निवेशक होते हैं जो उनका नहीं चेक करते, पढ़ना ज़रूरी नहीं समझते, जिनको सुनी सुनाई बातों से फंड ले लेना ज़्यादा अच्छा लगता है, वो हमेशा एक ही डाइवर्सिफिकेशन, और उसमें भी वो खुद को स्मार्ट समझते हैं, तो एक डाइवर्सिफिकेशन का तो वो ध्यान रखते हैं कि उनके पास अगर मान लो मिड कैप है तो अगला वो स्मॉल कैप ही लेंगे, स्मॉल कैप मिड कैप दोनों है तो लार्ज कैप लेंगे, ये भी है तो फिर फ्लेक्सी लेंगे, गोल्ड भी ले लेंगे, इस तरीके का डाइवर्सिफिकेशन तो वो सोच लेते हैं। जो लेवल 2 का डाइवर्सिफिकेशन होता है, जो आप लोग बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं, वो चूक जाते हैं। आपके हिसाब से लेवल 2 का डाइवर्सिफिकेशन चेक करना, यानी कि एएमसी ने कहां कहां पर अपना इन्वेस्टमेंट किया है, ये चेक करना और इसको पढ़ना जानना कितना जरूरी है, और कैसे जाने वो? जी बिल्कुल, ये जानने की एक ही जरिया है कि फैक्ट शीट जो पब्लिश होती है वहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन होती है कि एएमसी ने एक स्कीम में कहाँ कहाँ निवेश किया है। तो सोर्स अगर आप पूछोगे तो फैक्ट शीट एक बहुत ही क्रेडिबल सोर्स माना जाता है जहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। लेकिन अगर सेकेंडरी मार्केट में अगर आप चेक करो ऑनलाइन, तो वहाँ पे भी आपको कई बार पता चल जाता है कि कौन से फंड ने कहाँ निवेश किया है। आज की तारीख में कई सारी वेबसाइट या ऐप्स है जो आपको बता देगी कि कहाँ निवेश होता है। तो ये हुआ जरिया जानने का कि निवेश हुआ कहाँ है। दूसरी चीज आपने पूछी कि क्या ये जरूरी है जानना? बिल्कुल जरूरी है जानना कि कहाँ निवेश हुआ है। अगर ओवरलैप हो रहा है तो कोई मतलब नहीं बनता है अक्रॉस मल्टीपल फंड्स निवेश करने का। तो इसके लिए आपको देखना जरूरी है कि कौन से स्टॉक्स में निवेश हो रहा है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि इक्विटी का कलर एक ही होता है, कि सारे स्टॉक्स को इक्विटी ही कहा जाता है, लेकिन हर एक स्टॉक की एक खासियत है। तो वो कौन से स्टॉक्स में निवेश कर रहा है, कौन सा फंड निवेश कर रहा है, कौन से सेक्टर में निवेश कर रहा है, ये जानना बहुत जरूरी है। ये लेवल 2 की जानकारी जानना बहुत जरूरी है। कई बार हम सेक्टर्स के बारे में देखना ही भूल जाते हैं कि कौन से सेक्टर्स में निवेश हो रहा है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि सेक्टोरियल फंड में डालो या थीमेटिक फंड में डालो, मैं ये कह रहा हूँ कौन से सेक्टर्स में निवेश हो रहा है ये देखो। क्या आपसे कोई सेक्टर चुका है ये देखो, या फंड मैनेजर ने वो सेक्टर का चुनाव नहीं किया ये देखो। फिर आपको ये देखना होगा कि कौन से फंड हाउस ने या कौन से फंड मैनेजर ने वो सेक्टर का चुनाव किया है, नॉट एंटायरली लेकिन पोर्शन ऑफ हिज पोर्टफोलियो जिसने निवेश किया वहां पे आपको निवेश करना जरूरी है। तो ये सारे हाइजीन चेक्स है जो करने बहुत जरूरी है। बिल्कुल अग्री करता हूँ आपके साथ कि लेवल 1 का स्टडी हम कर लेते, एक रिसर्च कर लेते, लेकिन लेवल 2 का रिसर्च कई बार हमसे चूक जाता है, लेकिन वो करना बहुत जरूरी है। एक आम निवेशक के लिए बिल्कुल जरूरी कि कहाँ निवेश करना है, क्योंकि 800-900 से ज्यादा फंड है, वहां से आपको
14 से 15 फंड्स का चुनाव करना है। तो वो कैसे करोगे? तो पहले तो आपको मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से देखना पड़ेगा, फिर सेक्टर्स के हिसाब से देखना पड़ेगा, एएमसी के हिसाब से देखना पड़ेगा, और इवेंचुअली आपको स्टॉक लेवल पे चेक करना होगा। तो ये सारे पड़ाव है जो आपने एक बार चेक कर लिए तो एक अच्छा खासा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बन सकता है। और आपने 800-900 फंड यहाँ पर बता दिए, तो अगली बार ऐसा भी हो सकता है कि मेल के जरिए जो सवाल है उसमें 100 फंड मुझे दिखाई दे क्योंकि वो सोचेंगे बहुत डिफिकल्टीज हो रही है, चलो 100 फंड ले लेते हैं। क्षितिज, आपसे अब एक सवाल जो मैंने ब्रेक पे जाने से पहले ऋषिकेश से भी पूछा था, आपके हिसाब से कैसे कोई चेक करे अपने पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन को? 3-4 चीजें हैं स्मिता। सबसे पहले तो जैसे ऋषिकेश भाई ने बोला कि आपने, और आपने भी बोला कि जब आपने डिफरेंट कैटेगरीज में इन्वेस्ट कर लिए, आपने फ्लेक्सी कैप ले लिया, मल्टी कैप ले लिया, लार्जर मिड कैप ले लिया, आपने स्मॉल मिड कैप डिपेंडिंग ऑन दिस कैपिटल ले लिया। दूसरा, आपने डिफरेंट एसेट मैनेजमेंट कंपनी के साथ इन्वेस्ट किया, रादर देन आप एक ही म्यूचुअल फंड हाउस में सारे एलोकेशन करें, आप उसमें एक लेवल 2 पे जाकर डाइवर्सिफाई करें, क्योंकि हर सीआईओ, हर फंड मैनेजर का डिफरेंट स्टाइल होता है। तो आपने डिफरेंट स्टाइल ऑफ फंड्स कैटेगरी ले लिया, फिर डिफरेंट स्टाइल ऑफ एसेट मैनेजमेंट हाउस ले लिया। तीसरा बहुत इंटरेस्टिंग है कि आपने ग्रोथ, वैल्यू और मोमेंटम, 3 तरह के इन्वेस्टिंग स्टाइल्स होते हैं, ये और डिफरेंट, ये लेवल 3 हो गया आपका, कि आप ग्रोथ स्ट्रेटजीज ले रहे हैं। जैसे जिसने 2020-21 में वैल्यू स्ट्रेटजीज लिया उसने बहुत बेनिफिट लिया। आज की डेट में मुझे लग रहा है यहाँ से ग्रोथ अच्छा करेगा, ये मेरा पर्सनल बिलीफ है। तो आप 20-25% वैल्यू रख सकते हैं, बाकी आप ग्रोथ इंजेक्ट कर सकते हैं। और थोड़ा बहुत आपने मोमेंटम ले लिया, काफी मोमेंटम स्ट्रेटजीज आ गई हैं, इंडेक्स फंड्स आ गए हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं यहाँ पे, और जो ग्रोथ ओरिएंटेड मोमेंटम फंड्स है तो आपने वो ले लिया। तो ये तीसरे लेवल पे आपने डाइवर्सिफाई कर लिया। और चौथे लेवल पे आपने डाइवर्सिफाई किया लुकिंग एट इट कि फंड का साइज क्या है। मैंने पीछे भी बात करी है, अगर कोई स्मॉल और मिड कैप फंड बहुत ज्यादा हाई कॉर्पस का है, तो मुझे लगता है वहां पे पास परफॉर्मेंस से बेटर है कि अब आने वाले टाइम में कैसी परफॉर्मेंस रहेगी उसको आंक लें, एक बार आंकलन करें उसका। और एक अच्छे स्पॉट साइज जो होता है फंड का, मान लीजिए एक फ्लेक्सी कैप फंड है, वहां पे 40-50 हज़ार करोड़ का भी फंड होगा तो उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। मल्टी कैप का भी वो बास्केट हो सकता है 30-40 हज़ार का। पर स्मॉल और मिड कैप की जहां हमारी आती है तो वहाँ फंड साइज आपका जो है, एक स्वीट स्पॉट जो है स्मॉल कैप का वो 10 से 20 हज़ार है, और जो मिड कैप है वहां से वो आप 10 से 30 हज़ार का एक स्वीट स्पॉट देख सकते हैं। क्योंकि अच्छी कंपनीज अगर आप कम पोर्टफोलियो के साथ कम नंबर ऑफ स्टॉक्स बनाना चाहते हैं तो वही साइज एक पर्याप्त साइज है। तो ये 4 जगह पे अगर आप करते हैं, आई थिंक काफी हद तक आप सही डाइवर्सिफाई कर पा रहे हैं। बिल्कुल, आई एम श्योर आप लोग ने जो एडवाइस दिया वो लोगों को याद रहेगी, और आगे से अगर हम किसी का पोर्टफोलियो देखें तो डाइवर्सिफाई हो, क्योंकि इतनी क्लास डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर काफ़ी होती है लोगों को समझाने के लिए। थैंक यू सो मच हमारे साथ इस शो पर जुड़ने के लिए ऋषिकेश, थैंक यू सो मच क्षितिज हमारे साथ इस शो पर जुड़ने के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहें जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।